Hello and welcome students in our lockdown classes. This is the second chapter of civics class 10th, that is federalism. How are you students? Hope you all are fine. लॉकडाउन का समय चल रहा है लेकिन हम आपको टाइमली आपकी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके एसएसटी सिलेबस के लिए। तो इससे पहले हमने सिविक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट करा था, फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ पावर शेयरिंग, और ये सेकेंड चैप्टर है आपका फेडरलिज्म। इसमें भी हम शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात करेंगे। द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म इज संघवाद। संघवाद के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना सेकेंड चैप्टर जो कि सिविक्स का है, क्लास 10th का, फेडरलिज्म। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। कि पिछले चैप्टर में हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का देखा था, जिसमें कि पावर जो थी डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट के थे उसमें डिवाइड हो रही थी, और इसका जो मुख्य आधार था वो था पावर शेयरिंग, क्योंकि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है आज के समय में आधुनिक लोकतंत्र में। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें भी हम पावर शेयरिंग को ही फोकस करेंगे इस चैप्टर में भी। इट इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग फेडरलिज्म में बहुत कॉमन रूप में अपनाई जाती है। मीन्स कि अगर फेडरलिज्म है तो पावर शेयरिंग होगी ही। वी बीइंग बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स, फेडरलिज्म को हम कुछ साधारण तरीकों से देखेंगे। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। बाकी के चैप्टर में हम भारत में किस तरीके से फेडरलिज्म अपनाया जा रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अ डिस्कशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज फॉलोड बाय एन एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स दैट हैज स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भी क्या फेडरल फॉर्म्स अपनाई जाती हैं, कैसे पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं फेडरलिज्म को मजबूत बनाने के लिए। संविधान के आधार पर क्या क्या उसमें पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं जिससे कि फेडरलिज्म और मजबूत हो सके। टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, अ न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। और चैप्टर के एंड में हम आगे बढ़ते हुए चैप्टर के एंड में हम जो हमारी गवर्नमेंट का फेडरलिज्म का, इंडियन फेडरलिज्म का थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि गांवों में अगर हम देखें तो पंचायतें होती हैं हमारी, जिला ये पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होती हैं, नगर निगम, इस टाइप का जो हमारा सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट वी नो द व्हाट इज़ फेडरलिज्म। पहले हम जानने की कोशिश करें कि आखिर में फेडरलिज्म क्या है। तो इसके लिए थोड़ा प्रीवियस चैप्टर पर थोड़ा गौर करते हैं कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, और आपको ये याद होगा ही कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हुए थे बेल्जियम में, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुए थे कि वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ शक्तियां कम कर दी गई थी और उसको वो पावर्स उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट को दे दी थी, कुछ राज्यों की सरकारों को दे दी थी। फिर रीजनल गवर्नमेंट एक्सिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले से ही था वो। दे हैड देयर रूल्स एंड पावर्स, और उनको भी अपनी पावर्स मिल गई, बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विदड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये पावर दोबारा से किसमें आ गई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट में। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 में कुछ चेंजेस हुए वॉज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दैट वर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी गई रीजनल गवर्नमेंट को कि अब रीजनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के में चेंजेस के बारे में मैंने आपको समझाया था इसमें कि किस तरह से बेल्जियम में कुछ चेंजेस हुए थे बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि वहाँ पर पावर शेयरिंग को लेकर कोई भी रियोट्स ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो लोगों में। तो इस तरीके से 1993 के अमेंडमेंट में कुछ रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर दे दी गई थी उनके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं थी। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से बेल्जियम में भी यूनिटरी से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी कि शक्ति जो उनकी पावर्स थी वो केवल एक संगठन के हाथ में या एक सेंटर के हाथ में सारी पावर्स नहीं थी, पावर डिफरेंट लेवल पर डिवाइड होती जा रही थी।
श्रीलंका कंटिन्यू टू बी, बेल्जियम का देखा, श्रीलंका में देखते हैं, श्रीलंका कंटिन्यू बी टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। उसके अंदर अभी भी यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो हो रहा था कि सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास ही थी। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। तमिल लीडर्स, आपने देखा था श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हाला तमिल्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ चल रही थी पावर शेयरिंग को लेकर के। तो तमिल लीडर्स चाहते थे कि श्रीलंका के अंदर भी फेडरल सिस्टम आए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। पावर शेयरिंग तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई था। अब इससे एक निचोड़ निकल कर के आया है कि इसका रिजल्ट निकल कर के आया है कि पावर शेयरिंग क्या है। तो इसको यहाँ से देखते हैं हम कि फेडरलिज्म, सॉरी पावर शेयरिंग नहीं, फेडरलिज्म क्या है। व्हाट इज फेडरलिज्म? वी आर टॉकिंग अबाउट द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ये फेडरलिज्म की बिल्कुल परफेक्ट डिफाइन है कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम, एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि पावर डिवाइड होती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के कई यूनिट्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग देश का शासन चलता है, उसके बीच में पावर्स डिवाइड होती हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। यूजली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ज़्यादातर फेडरलिज्म में क्या होता है, सरकार के 2 अंग होते हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एक तो गवर्नमेंट का वो पार्ट होता है जो कि पूरे देश का शासन देखता है, जिसके हाथ में कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं देश की सुरक्षा को लेकर के। इस तरीके के जो पूरे देश के लिए एक समान पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो सेंटर के हाथ में रहती हैं, उस बड़े सेंटर के हाथ में रहती हैं, पार्ट के हाथ में। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविनेंसीज और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। दूसरा लेवल होता है जैसे कि प्रोविनेंसीज या फिर स्टेट्स का, जिसमें कि रोजाना उसमें कामों की उनकी देखरेख चलती रहती है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और दोनों ही लेवल्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं और दोनों अपनी अपनी पावर्स का अपने तरीके से प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ आपको फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको दिया हुआ है कि जिन कंट्रीज़ को आप देखेंगे कि रेड कलर से शो हो रही हैं, तो यहाँ पर सभी में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूज़ किया जा रहा है। इसके आगे देखते हैं, इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स। इसके जरिए से हमें पता चलता है कि फेडरेशन जो है यूनिटरी गवर्नमेंट से अलग होता है। अब आपने देखा कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरेशन कि इसमें गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का जो पावर्स होती हैं वो 2 और 3 लेवल्स में डिवाइड होती हैं। देखिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government। इसके अंदर क्या होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में कि इसमें there is only one level of government। इसमें केवल गवर्नमेंट का एक ही लेवल होता है और सारी पावर सेंटर के हाथ में रहती हैं, और जिसके लेवल के हाथ में सारी पावर रहती हैं वो उसकी यूनिट्स सभी उसी के अंडर कंट्रोल में रहती हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी सिस्टम। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविनेंशियल्स और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे ऑर्डर पास करती है अपनी प्रोविनेंशियल या लोकल गवर्नमेंट को, बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। दिट इज द डिफरेंस ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। वो इसको कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने पास अपनी पावर्स होती हैं जिसके लिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती, मीन्स कि अपने रिसोर्सेज का वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। और लेकिन ये दोनों ही गवर्नमेंट जो होती हैं ये लोगों के प्रति उत्तरदायी अवश्य होती हैं।
Let us look at some of the key features of federalism. These are the features of federalism. इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके फेडरलिज्म के फीचर्स हैं. There are 2 or more levels और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म में यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं जिनको कि हम टायर भी बोलते हैं, स्तर बोलते हैं. सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा स्तर होते हैं जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है. जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं. इंडिया में, भारत में सेंटर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, देन द लोकल गवर्नमेंट्स. लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं. तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा 3 लेवल्स में होता है. और थर्ड टायर जिसके बारे में हम पढ़ाएंगे अभी आपको, उसकी शुरुआत कैसे ही उसके बारे में भी आपको बताएंगे. तो इसमें फर्स्ट फीचर इसका यही है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स या टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. Different tiers होते हैं गवर्नमेंट के, govern the same citizen. जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं और हम भारत के भी नागरिक हैं और हम अपने खुर्जा के भी नागरिक हैं. तो इसी तरीके से ये टायर्स होते हैं एक ही सिटीजन को अलग अलग तरीके से गवर्न करते हैं. और हर स्तर पर जो हर टायर होता है उसका अपना ही जुडिक्शन होता है. जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स और आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस तरह से होती हैं और उनका अपना ही लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन मेथड भी होता है अपने अपने तरीके से. द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी जुडिक्शन होता है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होता है. सो द एक्सटेंस ऑफ द एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड. और इस तरीके से हर टायर की अपनी अथॉरिटी जो होती है, अपनी जो उनकी अपनी पावर्स होती हैं वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटेड होती हैं. कोई उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता. द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जो फंडामेंटल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मीन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है केवल एक लेवल के आधार पर बदलाव नहीं हो सकता. सम चेंजेस रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट ऑफ बोथ ऑफ द लेवल्स. दोनों लेवल्स को सामने रख करके ही उसमें कुछ पॉलिसीज में चेंजेस किए जा सकते हैं. Courts have the power to interrupt the constitution and the powers of different levels of government. केवल सरकार को ही आज़ादी होती है, केवल कोर्ट्स को ही कानून प्रक्रिया जो है हमारी कानून को ही इसके अंदर हस्तक्षेप करने की परमिशन है कि वो दोनों लेवल्स की पावर्स में कोई भी बदलाव संविधान के आधार पर कर सकता है. बाकी केंद्र या राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं कर सकते. The highest court act as an umpire if dispute arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में या लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को लेकर के कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, इसका सोल्यूशन केवल हाई कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है. अदरवाइज ये आपस में कोई भी सलाह, कोई भी मतलब सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. इनका जो भी सोल्यूशन होगा पावर्स को लेकर के वो सारा कोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही क्लियरिफाई होगा. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनोमी. सोर्सेज जो किसी भी राज्य के अधिकार में जो सोर्सेज होते हैं वो क्लियरिफाई होते हैं कि वो उसकी सरकार अपने सोर्सेज का इस्तेमाल कर सके ताकि वहाँ की उससे राज्य की आर्थिक वृद्धि हो सके. द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स. इस तरीके से फेडरल सिस्टम के 2 उद्देश्य होते हैं. टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. कि देश की यूनिटी को और देश की यूनिटी की रक्षा करना और उसको आगे बढ़ाना, जिसको कि उसको साथ में लेकर चलना है रीजनल डाइवर्सिटीज़ को भी. कि मीन्स अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए कुछ विरोध की भावना रखती है तो इससे देश की यूनिटी को खतरा होता है. तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो देश की यूनिटी को बना के रखने के लिए राज्य की सरकारों को भी साथ में लेकर के चले. देयरफॉर 2 एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. इस तरीके से 2 हमारे एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जिससे कि हमें फेडरलिज्म की जरूरत पड़ती है. गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स के साथ में पावर शेयरिंग पर अलग अलग लेवल्स में एग्री हो जाती है. दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट. द आइडल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर.
फेडरलिज्म सिस्टम जो होता है दोनों आधारों पर ही खरा उतरना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट की हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखें, एक दूसरे के विचारों को ध्यान में रखें, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और सभी साथ मिलकर के चलेंगे, इस तरह की भावना पर फेडरलिज्म चलता है कि केंद्र सरकारें राज्य सरकारों की बात भी माने, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये भी उत्तरदायित्व होता है कि वो देश की प्रगति के लिए राज्य सरकारों को भी साथ में लेकर के चले। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते, अपने अधिकारों को नहीं थोप सकते। अगर साथ में चलेंगे केंद्र और राज्य मिलकर के, तभी देश का विकास हो सकता है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। फेडरेशन अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का होता है, तो इस तरीके से जो इनमें पावर्स का डिवीज़न होता है वो भी कुछ अलग देशों में अलग तरीके से होता है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म। ये हमारे कुछ इतिहास के आधार पर रहती हैं, बातों के आधार पर, जिस तरह से फेडरेशन बना था उसके आधार पर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। दो प्रकारों से ये फेडरेशन बनकर तैयार हुआ, कि किस प्रकार से बनकर के तैयार हुआ, फेडरेशन की स्थापना क्यों हुई, संघ की स्थापना। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। पहला कारण तो ये था कि कुछ छोटे छोटे से राज्य इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को मिलकर के एक बड़ा देश मिलकर के तैयार किया। सो दैट बाय पूलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इस तरीके से उन्होंने अपने सोवर्जिनिटी और अपनी आइडेंटिटी को एक साथ मिला करके उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये इकट्ठा एक बिगर यूनिट बनकर के तैयार होना सही समझा। और इस तरीके से जब कुछ छोटे छोटे स्टेट्स आपस में मिलकर के अपने आप को एक बड़ा देश बनकर तैयार कर लेते हैं, उस टाइप के फेडरेशन को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह की हमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है। जैसे कि यूएसए मीन्स कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका की कुछ स्टेट्स आपस में इकट्ठी होती गई, उन्होंने अपने आप को यूनाइटेड करा और इकट्ठे होकर के उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तैयार किया। तो यहाँ पर इन देशों में कमिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है, की प्रक्रिया चलती है। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइस वर्सा द फेडरल गवर्नमेंट। इस प्रकार के फेडरलिज्म में मीन्स कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होती हैं, जो मिली हुई स्टेट्स होती हैं, सभी को इक्वल पावर होती हैं और सभी लोग एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मिलकर के फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज country decide to divide its power between the constituent states and the national government। सेकेंड टाइप का जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस टाइप के फेडरेशन में इंडिया, स्पेन, बेल्जियम ये देश आते हैं। इस टाइप के फेडरलिज्म में होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कुछ पावर्स अपने सब यूनिट्स मीन्स की अपनी कुछ स्टेट्स में बांट देती है, जिससे कि आगे वो स्टेट्स भी अपने तरीके से विकास कर सकें और मिलकर के पूरी, अगर स्टेट्स किसी देश के अंदर कुछ स्टेट्स अगर आपस में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अगर स्टेट प्रोग्रेस करेंगे तो अल्टीमेटली देश का प्रोग्रेस हो जाना है। सपोज करिए कि अगर हम इंडिया जो है अभी 28 स्टेट्स में डिवाइड्स है और इसमें अगर आपस में ये सभी स्टेट्स अगर आपस में प्रोग्रेस करते हैं, तो ये प्रोग्रेस अल्टीमेटली, अगर सभी स्टेट्स में प्रोग्रेस होगी तो प्रोग्रेस अल्टीमेटली किसकी होगी, कंट्री की। तो इस तरीके से इस टाइप के डिवीज़न को हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकेंड कैटेगरी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, कुछ ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट स्टेट गवर्नमेंट से। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर मिलती हैं और ज़्यादातर कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स होती हैं उनको भी कुछ अनइक्वल पावर्स मिलती हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए एक स्टोरी देख लेते हैं। सम नेपालीज सिटीजन्स वर डिस्कसिंग द प्रपोजल ऑफ द अडॉप्शन ऑफ फेडरलिज्म इन देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ नेपालीज जो थे सिटीजन्स, वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से संविधान में फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया जाए। दिस इज़ वर्ड सम ऑफ देम सैड, ये उनकी कुछ बातचीत है जिसके बारे में ये तैयार किया गया है।
खगराज पर्सन है ये लोग जो आपस में बातें कर रहे हैं। आई डोंट लाइक फेडरलिज्म, वो कहते हैं मुझे फेडरलिज्म पसंद नहीं है। इट वुड लैड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एज इन इंडिया। इससे क्या होता है कि कुछ सीट्स होती हैं वो कुछ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स में रिजर्व कर दी जाती हैं, कुछ लोगों के लिए, विशेष समूह वर्ग के लिए, जैसे कि भारत में होता है। सरिता कहती है आर्स इन नॉट अ वेरी बिग कंट्री वी डोंट नीड फेडरलिज्म। सरिता कहती है कि हमारा देश इतना बड़ा नहीं है, हमें फेडरलिज्म की आवश्यकता नहीं है। बाबूलाल कहते हैं आई एम होपफुल दैट द तराई एरियाज विल गेट मोर ऑटोनोमी इफ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। उसने कहा कि बाबूलाल कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो तराई के एरियाज़ हैं उनको कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, जिससे कि वो अपनी स्टेट बना लेंगे। मीन्स कि वो उनको जो तराई के एरियाज़ हैं वहाँ के लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उसको अपनी स्टेट बना लेंगे। राम गणेश कहते हैं आई लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट पावर दैट वर अर्लियर इंजॉयड बाय द किंग विल नाउ बी एक्सरसाइज बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कि फेडरलिज्म में मुझे ये लगता है कि पावर जो कि पहले एक ही राजा सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया करता था, अब जो हमारा नेता है उसको हम खुद चुन सकते हैं। इफ़ यू वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कन्वर्सेशन व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ दीज। अगर आप इस बातचीत में शामिल होते तो आप क्या बातें करते? तो आप भी ये कहेंगे कि यू आर इन द फेवर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में ही आप विश्वास करते, क्योंकि यहाँ पर पावर की शेयरिंग हो रही है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट आर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट फेडरलिज्म इज। इसमें से क्या गलत चीज़ है? जो मेरे अनुमान से ये है कि फेडरलिज्म के अंदर इसमें उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री बिग कंट्री नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर हमें फेडरलिज्म की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, भारत को फेडरल कंट्री क्या चीज़ बनाती है? क्योंकि यहाँ पावर का डिवीज़न हो रहा है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट्स वाई वी कॉल दैट इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। इसमें देखते हैं, चलिए इसका आंसर यहाँ पर भी देखते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, भारत को एक फेडरल कंट्री बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? कैसे कह सकते हैं कि हम दैट इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री? वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। आपने पिछले चैप्टर में ये देखा ही था कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका को प्रॉब्लम हो रही थी अपनी डाइवर्सिटीज़ को मैनेज करने के लिए, कि अलग अलग धर्मों के या अलग अलग बोलियों के लोग उनके देश में रहते थे, भाषाओं को बोलने वाले लोग, और उन लोगों को लेकर के पावर शेयरिंग को लेकर क्या क्या परेशानियां उन्हें हो रही थी। चलिए, ये तो केवल जैसे बेल्जियम में हमने देखा कि केवल 3 लोगों की भाषाओं की प्रॉब्लम थी, जर्मनी, फ्रेंच और 3 भाषाओं को लेकर के इनको प्रॉब्लम थी। श्रीलंका के अंदर भी केवल 2-3 लोगों की प्रॉब्लम थी, जो एथनिक्स प्रॉब्लम वहाँ चल रही थी। लेकिन सोचिए कि इंडिया के अंदर क्या होगा? इतना बड़ा देश इंडिया, व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स। यहाँ पर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनके अपने अपने और मतों के भेद वाले लोग रहते हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनके धर्मों के लोग। लैंग्वेज, कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं केरल, कहीं तमिल, कहीं कन्नड़, इस तरह की लैंग्वेज यहाँ बोली जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर रहते हैं। तो भारत जैसे डाइवर्सिटी वाले एरिया में क्या होगा? व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, भारत में किस तरीके से पावर शेयरिंग होगी? लेट अस बिगन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका उपाय किसने करा? हमारे संविधान में। संविधान में क्या हुआ? इंडिया हैड एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। भारत को आज़ादी आसानी से नहीं मिली, एक बहुत दुखदाई घटना थी पार्टीशन की, जिसमें कि हज़ारों लोग मारे गए। तो ब्लडी पार्टीशन के बाद में भारत के अंदर इंडिपेंडेंट आया। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। आज़ादी के बाद ही बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन पर कि अभी भी नवाबों का या राजाओं का शासन था। उन्होंने कहा कि अब हम भी आज़ाद हो गए, हम भी अपनी मर्जी से शासन चलाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तभी हमारे संविधान ने कहा कि इंडिया क्या है? इंडिया है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट्स का समूह, एक रूप है कि आप अगर अपनी मर्जी से शासन चलाएंगे तो इंडिया टूट जाएगा। तो इसलिए कोई भी इंडिया का पार्ट टूटेगा नहीं। पार्टीशन पहले ही हो चुका है, इसके बाद में और कोई पार्टीशन नहीं होगा। तो इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो इट डिड नॉट
यूज द वर्ड फेडरेशन। अभी तक यहाँ पर फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया था। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। भारतीय जो संघ बना वो संघवाद के नियमों के आधार पर बना। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। तो जो हमने फेडरलिज्म के फीचर्स दिए हैं उसकी तरफ देखते हैं। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जितने भी फीचर्स हैं ये हमारे सारे संविधान पर आधारित हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। भारत में 2 तरह की सरकारें हैं, जिसके कौन सी है, पहले यूनियन गवर्नमेंट जिसको कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, एंड रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ये दिखाता है कि भारत की यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया है, मीन्स कि उसके अंदर कुछ स्टेट शामिल हैं जिसको कि इकट्ठा करके भारत को बनाया गया है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। और भारत के अंदर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट। लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। इसके बाद में तीसरा गवर्नमेंट का एक और टायर अंडर किया गया, जिसको हम बोलते हैं थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि क्या है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जुडिक्शन। बाकी फेडरेशन की तरह ही ये तीनों टायर जो हैं इनका भी अपना ही अलग जुडिक्शन है, अपनी ही न्यायपालिका है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। इस तरीके से हमारा संविधान जो है वो 3 तरह की लेजिस्लेटिव पावर्स भी जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट। फर्स्ट देखते हैं हम यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं वो सब्जेक्ट इस लिस्ट में शामिल होते हैं, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा के विषय, फॉरेन अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय मामले, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। बैंकिंग जैसे कि आपने डेमोनेटाइजेशन देखा, वो पूरे देश में एक रूप से ही लागू किया गया, किसी पर्टिकुलर स्टेट में लागू नहीं किया गया। कम्युनिकेशन एंड करेंसी, दे आर इंक्लूड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। जैसे कि अभी हम देखते हैं आधार इज द मैटर ऑफ होल कंट्री, पूरे कंट्री में समान रूप से लागू होता है ये। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। ये सारे सब्जेक्ट हमारे यूनियन लिस्ट में आते हैं, जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है जिन सब्जेक्ट्स पर। नेक्स्ट आते हैं आपके स्टेट लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट, वी कॉल द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सारे विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, जो कि यूनियन लिस्ट में शामिल होते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये राज्य सरकार के विषय होते हैं जिन पर कि राज्य की सरकारें काम करती हैं। जैसे अपने राज्य की पुलिस को लेकर के राज्य अपने निर्देश दे सकती है, अपने व्यापार को लेकर के, व्यापार कॉमर्स को लेकर के, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। हर राज्य अपने तरीके से अपने किसानों की भलाई के लिए कदम उठा सकता है उनके लिए। तो ये लिस्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपके स्टेट लिस्ट पर। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने आप से निर्णय ले सकती है। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों ही विषय इसमें शामिल होते हैं, जो कि दोनों के फायदे के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ये इसके अंदर सारे शामिल होते हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो विषय होते हैं, उन पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। ऑन द सब्जेक्ट्स इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विद प्रिवेल। अगर इन दोनों राज्य सरकारों केंद्र सरकारों में अगर कोई इन
कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर के कानून बनाते समय कोई भी मतभेद होता है तो जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, यूनियन गवर्नमेंट ने, वही कानून मान्य होते हैं। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। अब उन मामलों का क्या होगा जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आते। या फिर और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। जब हमारा संविधान भी नहीं बना, संविधान बन करके तैयार हो चुका था, लेकिन उसके बहुत समय बाद कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हुआ। तो इस तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाद में बन करके तैयार हुआ। तो ऐसे विषयों के बारे में संविधान विषय कौन से लिस्ट में जाते हैं, किसके अंडर में रहते हैं, ये अंतर्गत आते हैं कौन सी लिस्ट के। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑफ ऑन दीज रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स। इनको हम बोलते हैं, जो दोनों में से किसी भी लिस्ट में सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम रेजिडरी सब्जेक्ट्स। और ये सब्जेक्ट्स पर काम करने का काम होता है यूनियन गवर्नमेंट। उसका काम होता है कि वो इन रेजिडरी सब्जेक्ट्स पर काम करे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म बाय होल्डिंग टुगेदर। वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द फेडरेशन ऑफ होल्डिंग टुगेदर। कि हमने देखा कि बहुत सारे फीचर्स जो हैं, फेडरेशन जो हैं कई सारे कंट्रीज़ के, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से बन करके तैयार हुए, या वहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो किया जाता है। डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इस कॉन्स्टिट्यूशंट यूनिट्स, जो कि अपनी सब यूनिट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको इक्वल पावर्स नहीं देती हैं। Thus all states in Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. Jammu and Kashmir had its own constitution. ये पहले बुक थी, लेकिन अब ये अभी इसमें कुछ सुधार होते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम अभी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कुछ पावर्स थी जो कि जम्मू कश्मीर को अलग से मिली हुई थी, लेकिन अभी कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं। Many provisions of the Indian Constitution are not applicable to the state without the approval of the state assembly. इन states में कोई भी अप्रूवल स्टेट असेंबली के बिना वहाँ पर नहीं चल सकता, कोई कानून वहाँ मान्य नहीं हो सकता। Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. कि अभी जो लोग एक्ट यहाँ पर लगा हुआ था उससे पहले, कि जो लोग यहाँ पर स्टेट में नहीं रहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो यहाँ पर कोई घर नहीं खरीद सकते। सिमिलरली स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। जैसे कि कुछ और स्टेट्स में भी, भारत के कुछ और स्टेट्स में भी ऐसे प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ इंडियन यूनियन स्टेट्स जो हैं उनको कुछ कम पावर्स मिली हुई हैं। देयर आर एरियाज which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh, Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. कुछ areas, some states which could not be merged with any existing state. कुछ पहले तो इसमें देखते हैं कि कुछ यूनियंस जो हैं, इंडियन यूनियंस, उनको बहुत ही कुछ पावर्स उनको कम मिली हुई हैं। वो इसलिए ये मिली हुई हैं कि देयर आर एरियाज, उनका एरिया इतना था कि विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इतना बड़ा नहीं कि वो इतना इनका स्टेट बन जाएगा। विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, और जो किसी और स्टेट के साथ भी मर्ज नहीं हो सकते थे, तो इसीलिए उनको बना दिया गया। ये स्टेट्स है आपके चंडीगढ़ और या लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड इंडियन टेरिटरीज। इनको हमने नाम दे दिया गया इंडियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया गया इन्हें। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट। इनके पास ऐसी पावर नहीं होती जैसे कि स्टेट को मिली होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। इन यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं इन्हें, इन पर पावर करने का अधिकार या इनको गवर्न करने का अधिकार रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे कि आपका चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली है, यहाँ पर अधिकार चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इनकी पावर्स यहाँ पर, उनके रूल्स बनाए हुए यहाँ पर चलते हैं।
दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भी पावर्स होती हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो पावर्स को लेकर शेयरिंग चलती है, ये अपने आप नहीं चलती, किसके आधार पर चलती है? संविधान के आधार पर। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अपने आप से कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई भी पावर शेयरिंग को लेकर के अरेंजमेंट नहीं कर सकती या चेंज नहीं कर सकती। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स चेंज दिस एग्रीमेंट। पार्लियामेंट भी का भी अपना अधिकार नहीं होता कि वो अपने आधार पर इसमें चेंज कर सके। एनी चेंज ऑफ इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी चेंज अगर होगा संवैधानिक अधिकारों या केंद्र और राज्य सरकारों की लेकर के, जो भी चेंज होगा तो वो, पहले यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये देखिए, कोई भी चेंज होगा केंद्र और राज्य सरकारें अपने आप नहीं कर सकते, इवन पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता। ये चेंज जो भी होगा, एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस में कोई भी चेंज होगा वो पास करा जाएगा एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के द्वारा। देन इट हैज़ टू बी रिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। और या फिर उसमें जो भी हाफ से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें कोई भी रेटिफाइड होगा। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। इसके आधार पर फिर लेजिस्लेचर में बदलाव किया जाएगा। ऑफ एटलीस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। टोटल स्टेट्स की जितनी भी होती हैं उसके हाफ के बराबर फिर इसमें उनके अधिकारों को लेकर के यहाँ पर चेंज किया जाएगा उनके मत के आधार पर। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीड्यूर। जुडिशरी का पूरा अधिकार होता है, इसमें बहुत इसका मुख्य रोल होता है कि जो भी इम्प्लीमेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का, वो सारा काम जो होता है वो जुडिशरी के आधार पर होता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। जैसे कि इसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि केंद्र और राज्य की सरकारों में पावर्स को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, मतभेद होते हैं, तो उसका निपटारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करते हैं। उस पर निर्णय देने का अधिकार केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेज इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच देम। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेज, की जो भी टैक्सेस होते हैं या फिर जो रिसोर्सेज होते हैं जिन पर टैक्सेस मिल सके, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी वो आपस में एक दूसरे से इसके बारे में असाइन कर देते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर इसको अभी यहीं पे फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट आप शेयर करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा कि लिस्ट क्या होती हैं ये। होपफुल हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, भारत को हम फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं, फेडरल क्या होता है, इसके नाम को मैंने पहले आपको समझा दिया था। व्हेन द पावर इज शेयर बिटवीन द 2 और 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो भारत में ऐसे ही होता है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्य और लोकल गवर्नमेंट के बीच में होता है। दैट्स वाई वी कॉल द इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर आज हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।